नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का हम पार्ट 1 इससे पहले लेकर के आ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। अगर अब अभी तक पार्ट 1 को ना देखे हों तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, शक्ति परिणामित्र क्रोड के निर्माण के लिए किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो द्रव्य का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सिलिका इस्पात। क्वेश्चन नंबर 16, SI 3156 के अनुसार एक फेज और 3 फेज विभव परिणामित्र द्वितीयक वोल्टता का निर्धारण मान होता है। तो कितना होता है, 100 वोल्ट और 110 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आपको क्या करना होगा जब सीटी के टर्मिनलों को एमीटर डिस्कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पूर्व सीटी फॉर करंट ट्रांसफार्मर होता है, सीटी के टर्मिनल को लघुपथिक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, परिणामित्र कार्य करता है। तो दोस्तों परिणामित्र केवल एसी पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, परिणामित्र की दक्षता उच्च होती है क्योंकि यह, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा क्योंकि यह एक स्थिर मशीन है। परिणामित्र की दक्षता उच्च होती है क्योंकि यह एक स्थिर मशीन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, परिणामित्र की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन जुड़ी होती है। तो कैसे जुड़ी होती है, तो ये चुंबकीय के द्वारा जुड़ी होती है। प्राथमिक व द्वितीयक चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, परिणामित्र विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है जो कि सामान्यतया डॉट डॉट को बदल देता है। तो दोस्तों ये किसको बदलता है, तो ये वोल्टता को बदलता है। आवृत्ति और शक्ति ये दोनों स्थिर रहते हैं, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वोल्टता को बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, परिणामित्र के जिस कुंडलन में टर्नों की संख्या अधिक होती है वह कुंडलन कहलाती है। तो जिसमें जो है कुंडलन की संख्या अधिक होती है उसे हम उच्च वोल्टता कुंडलन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक एकल कला जिसे हम सिंगल फेज कहते हैं ट्रांसफार्मर की क्रोड में स्थापित फ्लक्स का होता है। तो कैसा होता है, शुद्ध प्रत्यावर्ती होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक परिणामित्र के क्रोड में उत्पन्न उच्चतम फ्लक्स डॉट डॉट होता है। तो कैसा होता है, पर्यायावृत्त के विलोमानुपाती होता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परिणामित्र में डॉट डॉट परिवर्तन करने का गुण नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, शक्ति में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परिणामित्र में शक्ति परिवर्तन करने का गुण नहीं होता है, जबकि वोल्टता बाधा और धारा को ये जो है परिवर्तन करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि परिणामित्र का क्रोड में वायु अंतराल रह जाए तब क्या होगा। ऐसे कंडीशन में चुंबकन धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, परिणामित्र में लौह क्रोड का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो लौह क्रोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय युग्मन बनाने के लिए हम करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। परिणामित्र में लौह क्रोड का उपयोग शक्तिशाली चुंबकत्व बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, परिणामित्र की प्राथमिक कुंडलन में प्रति टर्न वोल्टेज द्वितीय कुंडलन में प्रति टर्न वोल्टेज की अपेक्षा डॉट डॉट होती है। तो कैसी होती है दोस्तों, तो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यदि परिणामित्र की प्राथमिक कुंडलन को दिष्ट धारा प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में प्राथमिक कुंडलन जल जाएगी, इसलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर को होता है केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं कार्य करता है। अगर डीसी से कनेक्ट किया दिया जाएगा तो प्राथमिक कुंडलन जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक परिणामित्र की क्षमता 40 kVA है जो प्राथमिक कुंडलन के द्वारा 100 वोल्ट से जुड़ा है। यदि परिणामित्र की दक्षता 80% हो तो द्वितीय कुंडलन वोल्टता 240 वोल्ट हो तो प्राथमिक कुंडलन में धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, एक आदर्श परिणामित्र एक ऐसा परिणामित्र है जिसमें जो है क्षरण प्रतिघात व हानियाँ नहीं होती हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में
क्षरण प्रतिघात व हानियाँ नहीं होती हैं, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक निम्न वोल्टेज प्रकाश भार के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट को 24 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो सभी निम्न वोल्टता वाले लैंपों की मान प्रतिरोध 9.6 ओम है। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में धारा का मान कितना होगा? तो धारा का मान यहाँ पर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इसका जो है सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर में क्रोड का आकार वृत्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्र में बनाया जाता है ताकि डॉट कम किया जा सके। तो किसको कम किया जा सके? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताम्रहानियाँ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलन एक दूसरे के ऊपर कुंडलित की जाती हैं ताकि वह कम किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा लीकेज रिएक्टेंस, अर्थात क्षरण प्रतिघात को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में तांबा का मात्रा द्वितीयक से डॉट होती है। तो कैसी होती है दोस्तों? समान होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में तांबा की मात्रा द्वितीयक में डॉट होती है तो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण करते समय हमेशा कुंडलन में सप्लाई दी जाती है। तो कैसे? निम्न वोल्टता की सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण करते समय हमेशा कुंडलन में निम्न सप्लाई दी जाती है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक खुला परिपथ परीक्षण में डॉट ज्ञात कर सकते हैं। तो खुला परिपथ परीक्षण से हम लौ हानियाँ व टर्न अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, ट्रांसफार्मर पर लघु परीक्षण करने के लिए सामान्यतः डॉट को लघुपथन किया जाता है। तो किसको लघुपथन किया जाता है? निम्न वोल्टता को पतन किया जाता है, अर्थात लघुपथ कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लघुपथिक होती है तो प्राथमिक प्रेरकत्व डॉट घटता है। जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लघुपथिक होती है तो प्राथमिक प्रेरकत्व घटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, जब ट्रांसफार्मर का भार बढ़ाया जाए तो भंवर धारा हानियाँ कैसी होंगी? तो जब ट्रांसफार्मर का भार को बढ़ाया जाता है तो भंवर धारा हानियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जब ट्रांसफार्मर पर से भार कम किया जाता है तो हानियाँ घटती हैं। तो हानियाँ डॉट घटती हैं। तो कौन सी हानियाँ घटती हैं? ताम्र हानियाँ घटती हैं, क्योंकि जो ताम्र हानियाँ होती हैं ये इनके लोड पर निर्भर करता है। ताम्र हानियाँ जो होती हैं वो लोड पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखता हूँ, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियाँ किसके समानुपाती होता है? तो ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियाँ क्रोड पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर की डॉट पर दक्षता शून्य होती है। तो कैसी दक्षता शून्य होती है? शून्य भार पर दक्षता शून्य होती है। एक ट्रांसफार्मर की शून्य भार पर दक्षता शून्य होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, एक बड़े ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो एक बड़े ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 95 से 98% होती है, अर्थात इसके बीच में 96 है, 96% हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ कुल हानियाँ का लगभग कितना होता है? तो लगभग 85% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 85% सही हो जाएगा। एक व्यापारिक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ कुल हानियाँ का लगभग कितना परसेंट होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, ट्रांसफार्मर की क्रोड में पटलित बनाने से कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित बनाने से कम किया जा सकता है। तो किसे कम किया जा सकता है? तो भंवर धारा हानियाँ को कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित बनाने से किसे कम किया जा सकता है? तो भंवर धारा हानियाँ को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, सामान्यतः 5 kVA तक की क्षमता वाले परिणामित्र में होते हैं। सामान्यतः 5 kVA तक की क्षमता वाले परिणामित्र में होते हैं। तो कैसे होते हैं? प्राकृतिक वायु शीतलित होते हैं। कैसे होते हैं? तो प्राकृतिक वायु शीतलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जिस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में
कभी भी खुला नहीं रखा जाता है तब प्राथमिक कुंडलन प्रदाय से जुड़ी रहती है, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एक ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। तो चुंबकीय और विद्युतीय से जुड़ी होती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व द्वितीयक वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, चुंबकीय व विद्युतीय सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ये आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में परिचालित हो रहे हों, जब दो समांतर एक दूसरे के समांतर में परिचालित हो रहे हों तो वे भार को अपनी डाट डाट के अनुसार बांट लेते हैं। कैसे बांट लेते हैं। तो प्रति इकाई बाधा के अनुसार बांट लेते हैं। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में परिचालित हो रहे हों तो वे अपनी प्रति इकाई बाधा के अनुसार बांट लेते हैं। तो जैसा कि टोटल दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में पुनः इसके आगे जो है अभी ट्रांसफार्मर से ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो दोस्त सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।